हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल त्रेहन टॉक्स। आज मैं आपके पास सामने लेके आया हूँ एक आईपीओ रिव्यू स्टैंडर्ड ग्लास एंड लाइनिंग टेक्नोलॉजीज का। पहले तो हम इसके बारे में कुछ इशू के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। ये इशू खुलेगा 6 जनवरी से लेके और बंद होगा 8 जनवरी को। प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 133 से लेके 140। एक लॉट में आप 107 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। टोटल इशू साइज जो है 410 करोड़ का है और पोस्ट इशू शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 19 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे और एक्सपेक्टेड है हायर प्राइस बैंड पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 2800 करोड़ बनेगा। ऑफर फॉर सेल 48% है, फ्रेश इशू जो है 52% है। इसका मतलब कुछ 200 या 210 करोड़ जो है कंपनी के फ्रेश इशू के लिए यूज किए जाएंगे। रेस्ट ऑफ द मनी जो है प्रमोटर्स अपनी शेयर सेल कर रहे हैं तो वो उनके पास आएगा और जो पैसा कंपनी रेज कर रही है उसमें से 130 करोड़ रुपया लोन रीपेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ 40 करोड़ रुपया कंपनी ने केपेक्स के लिए लाइन अप किया है। ये कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्ट होगी। अब हम कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में समझें कि कंपनी करती क्या है। कंपनी एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो ये एक बिजनेस टू बिजनेस वाला सेक्टर है, ये कंज्यूमर को बेचने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। तो वो बेसिकली ऐसी मशीन्स बनाती हैं जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में काम आती हैं। इन मशीनों को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पहला रिएक्शन सिस्टम्स, दूसरा स्टोरेज सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम्स और तीसरा प्लांट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कंपनी ने वैल्यू चेन जो फार्मास्यूटिकल और एपीआई की है उससे समझाने की कोशिश की है कि वो किन वैल्यू चेन के पार्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स के द्वारा। तो इस सेक्शन में राइट हैंड साइड के अगर सेक्शन में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले सेक्शन आता है वो वैक्यूम एंड प्रेशर का आता है जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का पार्ट है। तो यहाँ पे स्टोरेज है, रिएक्शन है, फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग इक्विपमेंट है। हमारी कंपनी इन सारे प्रोसेसेस को कैप्चर करती है। देन हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, यहाँ पे ऊपर वाले दो प्रोसेस को हमारी कंपनी कैप्चर करती है, उनके लिए मशीन सप्लाई करती है। रेस्ट एयर हैंडलिंग और टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये जो पार्ट है हमारी कंपनी एड्रेस नहीं करती है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू स्प्लिट में भी जानकारी जो दी है उससे हमें पता चलता है कि फार्मा सेक्टर जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद स्मॉलर पोर्शन कम्स फ्रॉम केमिकल और थोड़ा बहुत जो है वो पेंट्स और बायोटेक और अदर फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से आता है। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेजर रेवेन्यू जो है वो रिएक्शन सिस्टम प्रोडक्ट से आता है। सेकेंड पार्ट जो है स्टोरेज एंड सेपरेशन है और प्लांट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो थोड़ा सा 13% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्कोप ऑपरेशन की बात करें, कंपनी जो है वन ऑफ द टॉप 3 मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास लाइंड स्टेनलेस स्टील एंड निकल अलॉय बेस्ड स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। दे आर ऑल्सो among the top 3 suppliers of PTFE lined pipelines and fittings। पिछले एक दशक में कंपनी ने 11,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल किए हैं। इनके प्रोडक्ट्स मेनली यूज होते हैं ऐसे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के जहाँ पे फार्मास्यूटिकल, केमिकल और फूड एंड बेवरेज, बायोटेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स सेक्टर्स के लिए इनके प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ हद तक कस्टमाइज किए जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। और यहाँ पे ऑटोमेटेड इक्विपमेंट सॉल्यूशंस भी कंपनी ऑफर करती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस लाइक वैक्यूम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट रिकवरी एंड गैस सस्पेंशन क्षेत्र में। कस्टमर्स की बात करें तो इंडिया की टॉप 80 फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज में इनके पास 30 कंपनियां जो है कस्टमर्स हैं। कुछ बड़े नाम जो इनके कस्टमर बेस में हैं वो हैं ऑरबिंदो फार्मा, सीसीएल फूड, कैडिला फार्मास्यूटिकल, लारोस, ग्रैनुल्स, मैक्लॉयड, नैटको फार्मा एंड पिरामिड। इससे हमें ये पता चलता है कि लार्ज कंपनियां जो हैं इनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर परचेजिंग फ्रॉम दिस बिजनेस। तो इनका क्वालिटी जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा है। अब जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो बेसिकली हैदराबाद, तेलंगाना में लिस्टेड है। और ये इसके लिए एक जोग्राफिकल एडवांटेज है क्योंकि इंडिया का 40% ऑफ द बल्क ड्रग प्रोडक्शन जो है वो इसी शहर से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि एक क्षेत्र में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज मौजूद हैं जो अपना प्रोडक्शन चला रही हैं और हमारी कंपनी जो है उन्हीं को सप्लाई करती है और जोग्राफिकल प्रेजेंस जो है उनके पास होने की वजह से वो ऐसी कंपनियों को ज़्यादा इजीली एड्रेस कर सकती है। कंपनी
कंपनी की कैपेसिटी जो है वो 150 से लेके 160 वेसल्स पर मंथ है। कंपनी की सेल्स टीम्स गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली जैसे शहरों में है, ताकि वो दूसरे राज्यों से भी बिजनेस हासिल कर सकें। फॉरेन एक्सपोर्ट्स के लिए कंपनी ने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, जिसमें से एजेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स हैं बांग्लादेश और रसिया को मैनेज करने के लिए। देन दे हैव सम रीसेल अरेंजमेंट्स फॉर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड सर्टेन कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया। नाउ अब हम देखते हैं कि मार्केट आउटलुक कैसा है। तो पहली चीज ये समझना जरूरी है कि हमने देखा कि 80% ऑफ द कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही आता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर कैपेक्स बरकरार रहेगा तभी हमारी कंपनी के पास नए से नए ऑर्डर आएंगे, क्योंकि ये एक बिजनेस टू बिजनेस B2B बिजनेस है, जहाँ पे कंज्यूमर्स को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचते। कंपनी जो है अपने इक्विपमेंट जो है वो फैक्ट्रीज को बेचती है। इसलिए फार्मास्यूटिकल का मार्केट का अगर आउटलुक फेवरेबल होगा तो वो कैपेक्स करेंगे और तो ही हमारी कंपनी के पास ऑर्डर्स आएंगे। इसलिए एंड मार्केट में ये देखना जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आने वाले समय में अच्छा करने की पूरे चांसेस हैं। हम देखते हैं कि 9% ग्रोथ यहाँ पे अचीव होने के पूरे अनुमान लगाया गया है अगले आने वाले 4-5 सालों में। और उसके ग्रोथ फैक्टर्स में इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जो बहुत सारी डिजीजेस बढ़ रही हैं, कोविड-19 जैसे भी हमने वायरस जो है फैलता है तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्रॉनिक डिजीज में कैंसर है, फिर ऐसे इक्विपमेंट्स जो है इन मार्केट्स में ग्रोथ है, तो उनकी डिमांड के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज बढ़ती हैं तो हमारे पास ऑर्डर भी आते हैं। ग्रोथ ऑफ जेनरिक ड्रग सेगमेंट, हमारी इंडिया में जेनरिक ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। फॉर्मुलेशंस का एक्सपोर्ट भी इंडिया से ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, ग्लोबली हम देख रहे हैं कि क्योंकि चाइना में जब कोविड-19 की वजह से फैक्ट्रीज में रिस्ट्रिक्शन लगी तो वो बहुत ही लंबी थी, तो यूरोपियन और यूएस के जो बायर्स थे उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया को फोकस किया एज अ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, ताकि वो अपने बाइंग सप्लायर नीड को डाइवर्सिफाई कर सके। तो ये भी इंडिया के लिए फेवरेबल साबित हो रहा है। केपेक्स की बात करें, हम देख सकते हैं कि नॉर्मल केपेक्स जो है इस सेक्टर का वो 120 बिलियन से लेके 150 बिलियन तक रहता है, और अनुमानित भी है कि आने वाले समय में भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है चलता रहेगा। मोर ओवर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की PLI स्कीम जो है वो इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी बनाना चाहती हैं, तो इसे भी कम इस क्षेत्र को काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। देन हमारे लिए सेकंड रेवेन्यू जनरेटर जो है वो है केमिकल मार्केट्स। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर हम देखें ये GDP का 6% कंट्रीब्यूशन हमारी केमिकल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है, और इंडिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में देखें तो उसमें 15 to 17% आउटपुट जो है वो केमिकल क्षेत्र का है। तो एज अ केमिकल मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन GDP को लेके, और इस क्षेत्र में भी हमें लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर सकती हैं कंपनियां आने वाले 12-15 सालों तक। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और वहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ही बढ़िया हो रहा है। फिर एग्रोकेमिकल्स जो है हमारा यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कम है, तो उस मार्केट में भी जो है ग्रोथ अच्छी आ रही है। देन हम पेंट्स और टेक्सटाइल के यूजेज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो वाली कंपनियां भी नए प्लांट सेटअप कर रही हैं और वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं केमिकल सेक्टर के प्लेयर्स के केपेक्स को फेवरेबल बनाते हैं, और उनका फेवरेबल होने का मतलब है कि हमारी कंपनी के पास ऑर्डर्स आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अब हम ग्लोबल ग्लास लाइंड इक्विपमेंट मार्केट को अगर देखें तो ये डायरेक्ट इक्विपमेंट है जहां पे हमारी कंपनी बेसिकली वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। तो ये मार्केट भी जो है वो 10% के ऊपर ग्रोथ अचीव कर रहा है। ग्लोबली मार्केट जो है आने वाले 7-8 सालों में बढ़ता रहेगा। इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े यूजर्स की हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है केमिकल्स का, और दूसरे नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रोथ इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू exceptional corrosion resistance and durability of glass lined equipment, making them highly favored across industries such as pharmaceutical and chemical and food processing. इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो corrosion resistant हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ, तो जिसकी वजह से ग्लास लाइंड इक्विपमेंट जो है वो इंडिस्पेंसेबल प्रोडक्ट है केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे इसी वजह से ये सेक्टर जो है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
नाउ अब हम इंडियन मार्केट स्कोप की बात करें तो इंडियन मार्केट भी अच्छे खासे लेवल पे 10% से ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा है। 18 बिलियन INR रेवेन्यू जो है कंपनियां जनरेट करती हैं इस मार्केट में, और इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पहले बात करी दो स्लाइड्स में कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में अगर कंपनियां बढ़ रही हैं तो वो सेक्टर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये ग्लास लाइन इक्विपमेंट के केपेक्स के ऊपर कंटिन्यूस फोकस रहता है, तो जिसकी वजह से ग्लास लाइन इक्विपमेंट मार्केट भी जो है सिमिलर लेवल से बढ़ेगी। नाउ ये सेक्टर जो है कोविड-19 के बाद इनको स्पेशल और भी फायदा होना शुरू हुआ, क्योंकि केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थी वो उनका परफॉर्मेंस बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्शन सेटअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े। नाउ ग्लास लाइन इक्विपमेंट इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़े 4 प्लेयर्स जो हैं वो 83% मार्केट रखते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट जो है कंसोलिडेटेड मार्केट है। सबसे बड़ा प्लेयर जो है राइट हैंड साइड के चार्ट पे हम देख सकते हैं, तो GM पफाउडलर जो है हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है, जो 33% यानी कि 1/3 ऑफ द मार्केट के पास शेयर है उनके पास। देन HLE Glascoat, they have 25%, 1/4 of the market share. And then comes the third largest player जो है Standard Glass Lining Technologies with a 16% market share of the Indian space. अब हम मार्केट एनालिसिस हमने कर लिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी के पास मार्केट शेयर भी है, कंपनी के एड्रेसेबल मार्केट्स जो हैं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स के भी मार्केट बढ़ने का अच्छा चांसेस है। तो इसका मतलब है एक्सटीरियर फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। नाउ अगर हम अब कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस से समझें कि कंपनी अपने लेवल पे कैसे काम कर रही है, तो कंपनी ने अपने 2-3 सालों में सेल्स जो है वो डबल कर ली है। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो एक्चुअली एक्विजिशंस को जाता है। 22 और 23 में कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, क्योंकि उन्होंने 2 कंपनियां मर्ज करी अपने साथ। दे बॉट इंजीनियरिंग S2 इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड स्टैंड पैम्स। दीज कंपनीज आर एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टेनलेस स्टील हाई अलॉय बेस्ड इक्विपमेंट्स बनाती हैं, और सप्लाई एंड सर्विस ऑफ वैक्यूम पंप्स। नाउ इनको खरीदने के बाद कंपनी की एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ी और उनके प्रोडक्ट में एक्सपेंशन भी आया। दे आल्सो बॉट ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो उनको स्लम स्लीप में मिली, जो PTFE लाइन पाइप्स एंड फिटिंग्स को बनाती है, और करंटली इसी क्षेत्र में हमारी कंपनी जो है अब तीसरे नंबर की है इंडिया में। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट को खास देखने को नहीं मिला, 10% के करीब ही हम चल रहे हैं, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा ROA भी है वो 13 से 11% के बीच में ही वेरी कर रहा है। ओवरऑल बैलेंस शीट जो है देखें तो हेल्दी है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि हम, और क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बोरोइंग्स जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो डेट अंडर कंट्रोल होने की वजह से हमें फायदा हो रहा है मार्केट में। नेक्स्ट पार्ट इज, ये सारे समझने के बाद हम कुछ समरी बनाएं अगर, तो समझने कि कंपनी के पास स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है। तो पहली चीज़ हमने जो समझी कि कंपनी एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेयर है। हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडियन ग्लास लाइन मार्केट जो है 16% का मार्केट शेयर रखती है। ये है प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है इसी क्षेत्र में, तो दे आर बिल्डिंग द बिजनेस वेरी वेल। बैलेंस शीट जो अपने पिछली स्लाइड में देखा काफ़ी कंफर्टेबल है, 447 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है, तो इनके स्केल के अकॉर्डिंगली अच्छा नंबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो मैंने कहा इन कंट्रोल है, 8x इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाउ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड जो इनके सबसे बढ़िया फेवर देता है, क्योंकि हैदराबाद में जहाँ पे 40% ऑफ द इंडिया की बल्क ड्रग प्रोडक्शन होती है, इन्होंने भी वहीं अपना सेटअप बना रखा है, तो इनके आसपास के फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्लांट्स पे जो इनकी रीच है वो बढ़ जाती है और आसान हो जाता है। वीकनेस की बात करें, अब हम कहते हैं कि क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट, तो B2B प्रोडक्ट में हमारी कंपनी के पास सेल तभी होगी जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज और केमिकल कंपनीज का केपेक्स जो है बरकरार रहेगा। इसकी वजह से ये सिक्लिकल एंड मार्केट्स को एड्रेस कर रहा है, और अगर वहां पे स्लम्प आता है तो हमें ऑर्डर्स कम मिलेंगे, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी। ये कंपनी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो इट्स अ कैपिटल एक्सटेंसिव, यहाँ पे बहुत सारी कैपिटल लगानी पड़ती है एज अ सेटअप, आपको इन्वेंट्री भी होल्ड करनी पड़ती है, आपके डेटर लेवल जो है हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रियलाइजेशन जो है वो टाइम लेता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो बड़ा होता है, तो ये इसके लिए एक वीकनेस है। अब मैं हमेशा एक ही चीज़ को रिएटरेट करता हूँ कि
किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली आंकना गलत है। हमें तभी पता चलता है कि जब हम उसी क्षेत्र की दूसरी कंपनियों के साथ उसका कंपैरिजन करें, तब हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी एक्चुअली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस क्षेत्र में जब हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, जो लार्जेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो है जीएम पफाउडलर और एचएलई ग्लासकोट। ये बेसिकली ओवरऑल इक्विपमेंट मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। देन थर्मेक्स एंड व्यू इंजीनियरिंग भी स्मॉल कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ ड्राइंग में, कुछ वैक्यूम इक्विपमेंट्स में वो अलग पार्ट में हैं। तो जीएम पफाउडलर और एचएलई ग्लासकोट का डायरेक्ट कंपटीशन है ग्लास स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग प्रोडक्ट्स के साथ। हम देखें इसमें हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो 18% है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स का एबिटा मार्जिन जो है वो 14 से लेके 12% भी है, 10% भी है, और व्यू इंजीनियरिंग स्मॉल छोटी कंपनी है जिसका एबिटा मार्जिन 20% है। पैट मार्जिन की बात करें तो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मिड सिंगल डिजिट पे हैं, यानी कि 5%, 4%, 6%, और स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग जो है वो इसी स्केल पे भी काम कर रही है और वो 10% मार्जिन पैट मार्जिन जनरेट कर रही है। आरओसीई देखें तो हमारा स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आरओसी जो 25% है, विच इज कंपेरेबल टू द अदर प्लेयर्स, कि वो कहीं पे भी उनके लेवल से नीचे नहीं है। अब डेट इक्विटी की बात करें, सभी कंपनियां जो है बेसिकली डेट इक्विटी 1 से कम है, तो और 0.9 के करीब है, पर स्टैंडर्ड ग्लास एंड इक्विपमेंट्स में भी ये कंट्रोलेबल फीचर है और उनका डेट इक्विटी रेशियो जो है 0.19 है। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ग्लास जो है वो कम डेट पे ऑपरेट कर रही है। तो पीई रेशियो का कंपैरिजन डायरेक्ट है। जीएम पफाउडलर जहां 55x पे ट्रेड कर रहा है, ग्लासकोट जो है 84x पे ट्रेड कर रहा है, और थर्मेक्स 77x। सिर्फ एक व्यू इंजीनियरिंग जो है वो सस्ते में ट्रेड कर रहा है, वो 22x है। जबकि हमारी ग्लासकोट स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की बात करें तो अगर अपर प्राइस बैंड पे हम पकड़े तो इनका जो 140 पर शेयर का प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 39 और 40 का मल्टीपल बनता है। तो इससे हमें लगता है कि एक रीजनेबल लेवल पे कंपनी वैल्यू कर रही है अपने आप को। तो लोअर वैल्यूएशन जो है, इसका मतलब है कि आपको जो लिस्टिंग गेन्स है वो अच्छे होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंपनी ने कुछ लेवल छोड़ा है शेयर होल्डर्स के लिए भी। मोर ओवर यही चीज हम देख सकते हैं कि 80% जो है ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी चल रहा है। तो 140 के ऊपर अगर 80% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें 50 to 60% जो है लिस्टिंग गेन्स अचीव होने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। मोर ओवर कंपनी ओवरऑल भी अच्छी है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स भी, बैलेंस शीट भी अच्छी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ये मार्केट्स जिसमें सर्व कर रही है, फार्मास्यूटिकल्स हो चाहे केमिकल्स हो, वो एड्रेसेबल मार्केट्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बढ़ेगी, जैसे जैसे एड्रेसेबल मार्केट्स बढ़ेगी, कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है 16% मार्केट शेयर के साथ। तो इसका मतलब है एड्रेसेबल मार्केट से बहुत अच्छे ऑर्डर्स जो हैं स्टैंडर्ड ग्लास एंड लाइनिंग को भी मिलेंगे। तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर करंट लेवल ऑफ वर्किंग परफॉर्मेंस को भी हम देखें तो मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, विच विल एक्चुअली बी ए वेल्थ जनरेशन फॉर शेयर होल्डर्स। तो मेरा टेक यही रहेगा, आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक लोअर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है अपना आईपीओ, और फर्दर लिस्टिंग गेज के साथ साथ ये एक वेल्थ जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करें, ताकि जैसे ही हम और ऐसे आईपीओ रिव्यूज़ लेके आएँ तो आपको पास उनका फर्स्ट नोटिफिकेशन जाता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहाँ पे हम ऐसे और बहुत सारे वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, जिनमें आईपीओ रिव्यूज़ भी होते हैं, वीकली एनालिसिस भी होता है, हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी बातचीत करते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज मिलेगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड all the offer documents carefully before investing. मेरा इसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सो जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो ओपनली अवेलेबल है इनके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में और कॉम्पिटिटर्स के पास। मैंने वही सारा एनालिसिस करके बताया है आपको। मेरा पर्सनल इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे।